बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद कर्ल और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद कर्ल साहब। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब आज सियासत के अंदर फिर मुतहर्रिक नज़र आए हैं। आज फैसलाबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने फैसलाबाद वालों के लिए बड़े बड़े वादे वाइद भी किए, बड़ी बड़ी ऑफर्स भी की हैं, मेट्रो बस का भी ऐलान कर दिया है। साथ वो कहते हैं कि मुखालफिन जब धरने कर रहे थे तो दहशत गर्दी ख़त्म कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के कायद ने मजीद कहा कि ना किसी को 50 लाख मकान मिले, ना 1 करोड़ नौकरियाँ मिली। फिर कहते हैं नौजवान हमारे साथ हैं। अब 50 लाख जो घरों का वादा है, 1 करोड़ नौकरियों का है, वो तो बानी चेयरमैन का है। अब उसके हवाले से मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, और उनका भी 3 दफ़ा का दौरे हुकूमत है, उसको डिस्कस करने के बजाय, उसको अवाम के सामने जस्टिफाई करने के बजाय, अपनी सफाई देने के बजाय वो इल्ज़ाम दूसरी पार्टियों पर लगा रहे हैं। इस तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। कल साहब, मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए, अपने 3 दफ़ा के जो इक़्तिदार हैं उनको जस्टिफाई करने के बजाय दूसरी पार्टियों के 2 साल 3 साल इक़्तिदार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंतखाबी सियासत के अंदर यही चीज़ें होती हैं कि पार्टी जो है, और फिर मैं बता रहा हूँ, कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिलसिला जो है आम, अगर मुहज़्ज़म माशरों की बात की जाए तो वहाँ पे पार्टियाँ अपना मंशूर बताती हैं, अपने काम बताती हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताती हैं, और आइंदा इंतखाबात में अगर वो जीतेंगी तो वो मुल्क के लिए क्या करेंगी वो चीज़ें बताती हैं। यहाँ पे जो कि हमारी पार्टियाँ बदकिस्मती से इनके पास कोई अचीवमेंट्स तो हैं नहीं इनके खाते में कि जो वो आवाम को बता सके हमने ये काम किए, इतने लोगों को रोज़गार दिया, इतने लोग जो है उनको हमने घर दिए, या इन लोगों को हमने इतने सालों में इक़्तिदार में आकर लोगों को जदीद तालीम जो है उसकी सहूलियात दी, हमने सेहत की जो लोगों को सहूलियात दी। तो वो ऐसी चीज़ें तो उनके पास है नहीं। तो ज़ाहिर बात है, एक तरफ 30 साल इक़्तिदार पर काबिज रहने वाली 2 बड़ी पार्टियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग है, और दूसरी तरफ 3.5 साल इक़्तिदार में रहने वाली पार्टी है जो कि तीसरी कुव्वत के तौर पर सामने आई, और जिस तरीके से मक्खन से बाल की तरह उसको पकड़ के निकाला गया, और अब दोबारा फिर उसके रास्ते दरवाजे उसके लिए बंद करने के लिए तमाम तर जो है हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं मोटरवे जो है मैंने दाएं और बाएं से गुजार दी, और मज़ीद भी मोटरवे बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा है कि मैंने कह दिया कि फैसलाबाद के जो मुझे कोई भी बंदा जो है 5 साल आइंदा जो है उसके अंदर बेरोज़गार नज़र नहीं आना चाहिए। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि जो यूथ की हमायत का दावा करते हैं मम्मी डैडी लोग, उनके साथ है, यानी पीटीए की तरफ उनका इशारा था, और असल यूथ जो है वो नून लीग के साथ है। इसके साथ साथ लेकिन कल साहब बात की ना का पिछले 16 माह की अगर बात की जाए, फैसलाबाद के अंदर ही जितनी टेक्सटाइल मिलें बंद हुई हैं, जितने कारखाने बंद हुए हैं, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी है। तो अब वो कौन से रोजगार देना चाहते हैं? ये तो रोजगार छीनने वाले काम कर दिए। देखिए, इसमें तो ये अदादो-शुमार और रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं कि जब बानी चेयरमैन पीटीए की हुकूमत थी तो पहली मरतबा हमने देखा कि फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिस बूम पर, जिस अरूज पर वो पहुंची, ये सूरत हाल ये थी कि कई लाखों हज़ारों की तादाद में जो लूम्स थी जो कि बंद पड़ी थी, ना सिर्फ वो चल पड़ी, और जो लाखों लोग बेरोज़गार थे, ना सिर्फ उनको रोज़गार मिला बल्कि जो नौजवान थे या जो मुतलका लोग थे वो कम पड़ गए थे इतना ज़्यादा। फिर ऑर्डर जो है जिस तरीके से मिले और जिस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ, उससे भी जो उसके बाद जो ही पीडीएम की हुकूमत आई तो वो जो सारे ऑर्डर बहुत सारे उसमें कैंसिल होने शुरू हो गए। टेक्सटाइल जो है उस शोबा जो है उसमें जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी हुई, वहाँ पे लूम जिस तरीके से बंद हुई वहाँ पे, और वो चीज़ भी रिकॉर्ड पर है। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं यहाँ पे अल्फा टावर आईटी यूनिवर्सिटी बनाऊँगा। मरीम नवाज साहिबा जो वहाँ पे कहती हैं कि हमारा मुकाबला जो है गालियों से नहीं है, नफ़रत से नहीं है, हमारा मुकाबला जो है वो खिदमत से है, और ख़िदमत और कामों के ज़रिए जो है नून लीग जो है वो साबित करती है, और उस हवाले से वो कहती है हमारे टक्कर के कोई सामने जमात नहीं है। लेकिन कल साहब मियाँ साहब ने जो बात की है कि आपने शेर पर मोहर लगानी है, हेरा फेरी नहीं करनी, तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करके हैं कि वो हेरा फेरी नहीं करनी, कौन सा शक अभी बाकी है शायद उनके दिल में? देखिए, मामला ये है कि जो जिस तरीके से आपने देखा कि वहाँ पे स्टेज के ऊपर जो है जिस तरह तलाल चौधरी की वफ़ादारी की बात उन्होंने की, राना सनाउल्लाह की वफ़ादारी और अपने साथ निभाने की बात की, और चौधरी शेर अली जो है उनकी कमी महसूस की गई, और नवाज शरीफ ने कहा
कि जहाँ पे वो नहीं होते वहाँ पे रौनक नहीं होती। और मामला ये है कि जो जिस तरीके से मरियम साहबा ने कहा कि राना सनाउल्लाह को जो लोग हकीम राना सनाउल्लाह कहते हैं, तो उनकी हिकमत उन्होंने कहा काम कर गई और वाकई ना बीमार रहा और ना बीमारी रही। तो जारी बात है उनका इशारा गालबन बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ था। तो वो कहते हैं नीम हकीम और ख़तरा जान, तो इसका मतलब तो फिर वो कहते हैं कि बीमार ही नहीं रहा तो बीमारी जारी बात फिर क्या रहनी है। तो ये बात मेरा ख्याल है कि मिसाल थोड़ी को बनती नहीं है बात, बहरहाल उन्होंने कही है और राना साहब उस पर महजूज भी हो रहे थे बड़े। तो अब मामला ये है कि जिस तरीके से नून लीग अपनी कंपेन चला रही, दूसरी जानब अगर आप सोशल मीडिया के सर्विस देखें तो वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। ज़मीनी हकायक जो है शायद वो भी सर्वे के मुताबिक मैच ना करते हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही कल एक अवामी पोल ट्विटर पे किया तो 6.5 लाख से ऊपर, मेरा ख्याल ये 6 लाख के करीब जो है उसमें फॉलोअर्स हैं और फिर काफ़ी लोगों ने वोट भी किया। तो उसके अंदर तो बड़ी मायूस कुन सूरत है। मैंने सिर्फ लाहौर के हल्का 117 से लेकर एन 117 से लेकर 130 के हवाले से तो उसमें से तो जो नून लीग के उम्मीदवार है उनकी परसेंटेज जो है 6% से लेकर 10-11% तक है, और उनके मुकाबले में जो पीटीआई के हमारे याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में 90% से ज़्यादा या 90% के करीब जो है लोगों की राय है कि वो कामयाब होंगे। लेकिन बहरहाल मैं इस सर्वेज के ऊपर भी मैं बिलीव तो नहीं करता कि ये बिल्कुल ठीक होगा। इसके अंदर भी एक मे भी हो सकता है कि लोग जो है कोई लेकिन कल साहब यहाँ पे एक टॉपिक लाजमी मैं डिस्कस करना चाहूँ, इसी बात के साथ लिंक कर देते हैं। ज़मान पार्क के अंदर जब हम इसको कवर करते रहे तो बानी चेयरमैन के इर्द गिर्द जो हसार था वो हमेशा गलत रिपोर्ट करता रहा और वो उसी में खुश होते रहे, और बाकायदा उसमें कई सहाफ़ी भी शामिल थे जो आके बानी चेयरमैन को 7वें आसमान पे लाके बिठा देते थे, ओके की रिपोर्ट दी जाती थी। तो मैं बिल्कुल इसी चीज की मैं भी तैयारी करता हूं के साथ तो वही नहीं हो रहा कि ये जो सर्वे है ना, ये भी अगर हम कहें कि सोशल मीडिया के सर्वे के ऊपर अगर बिलीव करके पीटीआई समझेगी कि वो इलेक्शन इस तरह इतनी बारीक सही से जीत जाएगी, तो ये भी ऐसी बात भी नहीं है। बिल्कुल आप अगर कहें तो मामला ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून भी तो इत्तेमाद के साथ कह रही है ना। मियां साहब कहते हैं कि छोटे मियां साहब कहते हैं कि बड़े मियां साहब कंफर्म हो चुके हैं कि वजीर आजम बनना है, तो ओके की देखिए आज की जो बाकायदा उनकी जो स्पीच है ना, बेसिकली वो तो स्पीच से लग रहा था कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर वो मुख्तलिफ हदायत जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को हदायत कर रहा हूँ कि वो आइंदा 5 साल के अंदर जो है कोई भी फैसलाबाद में बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। तो अब पहले वज़ीर आज़म तो बांध ले, फिर आप हदायत भी जारी करना शुरू कर दें, और साथ ही शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी मनसूबों का ऐलान करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मामला ये एक तरफ तो नून लीग जो है वो भी मैदान अमल के अंदर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी भरपूर तरीके से जलसे जुलूस कर रही है, रैलियाँ निकाल रही है, लेकिन जो तीसरी पार्टी है उसको जिस तरीके से साइड लाइन किया जा रहा है। अभी सलमान अकरम राजा जो है हाई कोर्ट में उन्होंने कहा था कि हमें सियासी वाबस्तगी के तौर पर जो हमें सेक्शन 33 जो है उसके अंदर जो कॉलम है कि सियासी वाबस्तगी के अंदर आज़ाद की बजाय हमें सियासी वाबस्तगी पीटीआई लिखा जाए। तो हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को रेफ़र किया, इलेक्शन कमीशन के अंदर प्रोसीडिंग हुई, वहाँ पे वो कहते हैं जब हमें सियासी पार्टी के तौर पर तस्लीम किया गया, वेबसाइट पे हमारा नाम मौजूद है, तो फिर हमें बेशक बैलेट पेपर में उसको बल्ले का निशान ना दे, लेकिन हमारी सियासी वाबस्तगी जो है वो तो मतलब होनी चाहिए, वहाँ पे प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो उस पर फिर इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी पीटीआई का नाम बतौर सियासी पार्टी ख़त्म कर दिया जाए। तो मामला ये है कि एक तरफ ये इश्यूज चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है पीटीआई की जो है कंपेन तो बिल्कुल चल नहीं रही। जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि ना उनकी कोई रैली हो रही है, ना कोई जलसा, ना जुलूस, ना कोई कॉर्नर मीटिंग, और इजाज़त वो मांगते हैं तो उनको मिलती नहीं है। तो दूसरी जानब जो है 2 पार्टियां जो बड़ी हैं वो भरपूर तरीके से अपनी कंपेन चला रही हैं, और एक एक दिन के अंदर कई कई जगहों पे जलसे हो रहे हैं। आप देखें कि एक ही आज वक्त में नून लीग के भी कई जगहों पे जलसे थे। इस तरह पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के किसी और जगह पे उनका जलसा था, आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो भी मैदान अमल में है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं और साथ MQM ने त्यारा बुक करवा लिया जी। मुझे तो ये समझ नहीं आई इसका पढ़ के कि उन्होंने त्यारे पे कहाँ जाना है, कि कराची के अंदर तो उनकी अपना, शहर के अंदर तो सीटें उनकी जो सूरत हाल है वो इंतहाई मायूस कुन है, और बाकी सूबे किसी में तो उनके मेरा ख्याल उम्मीदवार भी शायद नहीं होंगे, तो त्यारे से उन्होंने किधर जाना है बैठ के। तो चलें खैर, उनके कोई मामलात होंगे। बिलावल साहब जो बार बार बात कर रहे हैं
8 फरवरी को उन्हें कामयाब करवाया जाए तो इंतकाम की सियासत को ख़त्म करेंगे, नफ़रत की सियासत को दफन करेंगे। बिलावल साहब बार बार तहरीक इंसाफ के वोटर को जो है वो निशाना बनाते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तो कामयाबी मिल पाएगी पीपल्स पार्टी को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी सियासतदान होते हैं, यकीनी तौर पर जो उम्मीदवार होते हैं या पार्टियों के सरबराह होते हैं, वो ऐसी टेक्निक्स या ऐसे नारे, ऐसे स्लोगन या ऐसी चीज़ें वो इलेक्शन के अंदर, ये एक इंतखाबी स्टंट भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि ऐसी बातें की जाएँ जिससे मुख्तलिफ जो लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, वोटर जो है उनको अपनी तरफ माइल किया जा सके। अब मसला ये है कि चूँकि पीटीआई इस वक्त विक्टिमाइजेशन का शिकार है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मुसलसल इस तरह की बातें करते हैं जिससे उनके वोटर सपोर्टर को ये लगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन है वो हमारी पार्टी या हमारी जो लीडरशिप है उससे वो हमदर्दी करते हैं, और इनके अगर वोट देंगे या इनकी अगर हुकूमत आ जाएगी तो मे भी हमारे लिए एक उसीला रहमी का सिलसिला निकल है। लेकिन मामला ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातों के बावजूद जो पीटीआई का वोटर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगा। हर पार्टी का जो वोटर है वो अपनी अपनी पार्टी को ही वोट मेरा ख्याल है देगा। ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हवाओं का रुख देख के उन चीज़ों का फैसला करते हैं, कुछ खौफ के डर की वजह से, कुछ अपनी जो है धड़ेबंदियों और बरादरियों की वजह से भी दबाव का शिकार होते हैं। लेकिन बार मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, आसफा भुट्टो जरदारी। और इस अच्छा, आसफा भुट्टो साहिबा ने जो कहा कि बिलावल 30 लाख घर बना के देंगे, कल से 50 लाख घर का वादा पहले अवाम जो है फेस कर चुकी है, अब 30 लाख का घर का जो वादा है इसमें कुछ सच्चाई भी है या सिर्फ वादा है? मामला ये है कि वो दावा ये करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबल हो सकेगा। और ये 30 लाख घर सिर्फ सिंध की बात करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी 3 लाख भी घर उसमें कोई तामीर हुए होंगे या कोई इब्तदाई या आखिरी मराल में कहीं होंगे या कोई बीच में होंगे। दावा उनका है, और इस तरह उन्होंने जो 300 बिजली के यूनिट की फ्री बात की, सोलर उनको पक्के घर देने की और सोलर उस पर लगाने की सारी चीज़ें, ये देखें बातें तो हैं, दावे तो हैं, लेकिन मसला ये है कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। अगर पैसा आपके पास होगा तो आप वही सब्सिडी जो है पेट्रोल के ऊपर दे सकते हैं, आप बिजली के ऊपर सब्सिडी दे सकते हैं, आप गैस, एक तरफ गैस महंगी है, बिजली महंगी है, पेट्रोल आपको जो है वो बहुत और मज़ीद महंगा कर दिया गया है। तो दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो बाकायदा को फिजिबिलिटी या उसके लिए किस तरीके से, किस मद से ये पैसा आएगा, ये हमें कोई नहीं बता रहा। नवाज शरीफ साहब, नून लीग की जानब से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और इसी तरीके से ठीक है। कल साहब यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात होगी। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात जारी थी, तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बड़ी मुतरक नज़र आई। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने अपनी कोशिश की कि भले का हसूल हो पाए, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं विन कर जाते हैं, तो दोबारा तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और पार्लिमानी जमात के तौर पे सामने आए। लेकिन अब खबर ये आई है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। कल साहब क्या वजूहात सामने आई हैं कि तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करना पड़े? देखिए, इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जिनको नामजद किया गया था, और ये फैसला किया गया था 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 6 फरवरी को उसके नतीजे आने थे 2 दिन पहले इंतखाबात से। लेकिन उनका अब कहना है कि जो अक्सरियती राय से जो लीडरशिप है उसने ये फैसला किया है कि ये मामला जो है ये इंतखाबात के बाद के लिए जो है इसको किया जाए। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि चूँकि इसकी वजह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से जो फोकस है वो इंतखाबात की बजाय जो है इस पे डाइवर्ट हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तमाम तर जो अपनी तवज्जो है 8 फरवरी के इंतखाबात पर रखने की वजह से इसको फ़िलहाल मौखर किया गया। दूसरी जानब अकबर बाबर साहब जो है उनकी जानब से आज आई है मसालत की, उन्होंने पेशकश कर दी है, और उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई को कहा है, उनकी तरफ जो है उन्होंने कहा है कि अगर वो 3 अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें, 3 हम अपने नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं, तो मसालत जो है वो हो सकती है। मैं नहीं समझता कि पीटीआई चेयरमैन कभी भी या पार्टी उनसे मसालत के लिए कोई, और दूसरी बात यह है कि उनका अपना तो कोई इस तरह है नहीं, कोई उनकी जो वर्थ है कि उससे एक पार्टी जो है वो क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो उनको अपने मेंबर ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो बानी मेंबर भी है।
बकौल जब प्रोसीडिंग भी हो रही थी तो उन्होंने कहा इनको तो हमने निकाल चुके हैं। तो बहरहाल एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ एक और बात जो है मैं कि जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया और सहाफ़त ने गलाजत का रूप धार लिया है पाकिस्तान में, ख़ास कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं और जिस तरीके से प्रिंट और इलेक्ट्रॉन मीडिया जो अपना काम दिखा रहा है और अपना पैसा बना रहा है वो भी उससे, और जिस तरीके से सहाफ़त के मेयार को गिरा रहा है या अपना एजेंडा चला रहा है लेकिन वो भी गजब सबके सामने है। लेकिन अब देखें कि जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, सब कुछ किया गया, तो जब पहली दफ़ा मीडिया से बात हुई बुशरा बीबी की, तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो कोई डील नहीं हुई, अगर डील के ज़रिए मुझे बनी गाला तो वो डील कैंसिल करके मुझे अडयाला जेल भेज दें। अब एक तरफ तो ये है कि जो लेटर भी सामने है उसमें ना तो बानी चेयरमैन पीटीए की जानब से इस तरह की कोई दरखास्त की गई, ना उनके वकील की जानब से, ना बुशरा बीबी, ना उनके वकील की जानब से, ये इंतज़ामिया की जानब से ये कहा गया। फिर उसके साथ साथ अब नई जो डेवलपमेंट आई है सामने ज़राए से, अभी वो चीज़ हमारे सामने भी आ जाएगी एप्लीकेशन, उसके मुताबिक ये है कि बुशरा बीबी की जानब से बाकायदा दरख्वास्त दे दी गई है कि बनी जा गाला को जो सब जेल करार देने का जो नोटिफिकेशन दायर किया गया है वो वापस लेकर मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो अब ये जो चीज़ें सारी इतनी बड़ी मुहिम चलाई गई और जिस तरीके से सारी चीज़ें की गई, वो तो मेरा ख्याल है कि अब उसको तो सारा किए किराए पे पानी फिर गया है। और ये जिस तरीके से कि जी वो काले शीशे वाली गाड़ी थी और वहाँ पे एक मीटिंग के लिए ले जाया गया आधे घंटे के लिए, और उन रवाबत का ये नतीजा था और ये डील थी, और दूसरी तरफ कि ख़वातीन जो है वो जेलों में हैं और बानी चेयरमैन ने अपनी एहलिया के लिए जो है वो बनी गाला के उस सब जेल करार दिलाने के लिए। तो मामला ये है कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई, और सारा जो प्रोपेगेंडा है मेरा ख्याल है इस दरख्वास्त के बाद तो अब बाकायदा वो दफन हो गया होगा और उसका तो भांडा फूट गया है कि जो चीज़ें जिस तरीके से चलाई जा रही थी लेकिन वो आगे मामला हुआ नहीं। तो लेकिन कल साहब आज थोड़ा सा बड़ी एक अजीब तरह का वाक़या पेश आया। चीफ जस्टिस लाहौर ने इस्तीफ़ा दिया, उसके ऊपर लिखे गए इशहार वो क्या पैगाम देते हैं? देखें ये इस्तीफ़ों का जो सिलसिला चल रहा है, जिस तरह जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया, फिर 8 माह बाद जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो जज साहब हैं जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानब से इस्तीफ़ा आना, और उनके ऊपर तो कोई ऐसा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई केस भी, इंक्वायरी भी पेंडिंग नहीं थी, कोई ऐसा इल्ज़ाम भी नहीं था, उसके बावजूद उनका इस्तीफ़ा आना। और फिर ये जो शाहिद जमील साहब हैं, अभी 2029 तक उन्होंने रहना था हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर, रिटायरमेंट का ये भी 5 साल उनके पास और थे, 5-6 साल, लेकिन उसके बावजूद उनका इस्तीफ़ा देना और ये कहना कि एक नया बाब का वो आगाज़ करेंगे। और इलामा इकबाल के जो शेर लिखे हैं उसमें तो यही है कि वो यानी ग़ुलामी की बजाय वो आज़ादी से फ़ैसले शायद नहीं कर पा रहे थे, या इस तरह की कुछ सूरत हाल है कि कुछ जो शेर लिखे हैं उसके अंदर तो वाज़े तौर पर यही लग रहा है कि उनके ऊपर कुछ दबाव था और उन्होंने दबाव जो है वो बर्दाश्त करने के बजाय वो अपने ओहदे से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। लेकिन तो खान ये साहब एक और भी यहाँ पे जेस्चर है, कुछ हलकों में ये बात डिस्कस की गई है कि उनके ऊपर कोई इस तरह का कोई एलिगेशन करप्शन का इस तरह का कोई रेफरेंस आ रहा था, तो उन्होंने ये कार्ड खेला है और सिंपैथी कार्ड को इस्तेमाल देखिए किया। अगर कोई रेफरेंस आ रहा हो ना तो फिर इस तरह के शेर नहीं लिखे जाते, फिर खामोशी से इस्तीफा दे के घर चला जाता है बंदा। अगर उनके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ हो तो फिर ये जो शेर व शायरी वाला मामला है इसको इस्तेमाल ना किया जाता। तो बहरहाल अब ये जो क्यास रही है ना, ये कोई चीज़ सामने होती तो आ जाती। तो ये तो इजाजुल हसन साहब के बारे में भी इस तरह का प्रोपेगेंडा तो बहुत किया गया, लेकिन चीज़ सामने तो नहीं आई कोई। तो इनके बारे में भी अगर कोई चीज़ होगी तो बाद में आ जाएगी, लेकिन बहरहाल जो शेर उन्होंने लिखे हैं जिस तरीके से उन्होंने अपने इस्तीफे को मैं समझता हूँ कि एक नोटिस या उनकी जो कॉपी है वो भी पब्लिक हुई है, तो उससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने अपने ज़मीर जो है उसका सौदा नहीं किया और जो उन्होंने अपने उस हिसाब से सही समझा वो उन्होंने खल साहब ये सारी सूरत हाल के बाद आदमी फैसला तो 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को अगर तरीके इंसाफ के वर्कर्स बाहर निकलते हैं, वोट डालते हैं, वोट बानी चेयरमैन को जो है मिल जाते हैं, वो कसीर तादाद में आ जाते हैं, तो उसके बाद कोई रिहाई के चांसेस हैं, उसके बाद कोई उनके लिए नरम गोशा होगा या फिर ये वोट चोरी देखिए ये सारे जो केसेस हैं ये तो मामला अब अदालतों में और अदालतों से ही ये सेटल होने हैं मामला। लेकिन इन केसेस के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो है कानूनी आइनी जो है सुकम मौजूद है और यकीनी तौर पर जो इन सुकम का जो फ़ायदा है वो जो है बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी एहलिया को मिलेगा। जो समात के दौरान जो कि एरर हुए हैं या जो उनका
हक़ दिफा जो है जिसको सलब किया गया है या उनको वो प्रॉपर नहीं दिया गया, फेयर ट्रायल का जो हक़ उनको अगर नहीं दिया गया, तो ये सारे तो फ़ायदे उनको यकीनी तौर पर मिलेंगे। जहाँ तक मामला है, मैं पहले भी कह चुका कि ये बड़ी तादाद में अगर आज़ाद लोग मुंतखब हो जाते हैं तो ये इस जमहूरी सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा और ये बेसिकली अदम एतमाद का इजहार होगा इस डेमोक्रेटिक जो सो कॉल्ड सिस्टम है इसके ऊपर, और जो सियासी पार्टियां जो यानी जो जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है उनके ऊपर। और फिर ये है कि ये अगर जमाती बुनियादों के इंतखाबात के अंदर अगर आज़ाद लोग बड़ी तादाद में आ जाएंगे तो फिर आपको जो भी हुकूमत बनेगी वो इन आज़ाद अराकीन के रहम करम पर होगी। और ये इन आज़ाद अराकीन के हवाले से हर जमात जो है वो दावा करती है। कभी IPP कहते हैं जी हमारे पास ये लोग आ जाएंगे, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जी हम इनसे मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो अब देखते ये हैं कि कौन इनसे मिलकर हुकूमत बनाता है। और नून लीग जो है अगर वो भी इनकी मरूने मन्नत हुई या इनके साथ या कुछ लोग जिस तरह ये क्या सराइयाँ की जा रही हैं या बातें की जा रही हैं कि शायद जो हमारे याफ्ता जो उम्मीदवार हैं कुछ लोग जो हैं वो जो है शायद पार्टी के बजाय किसी और तरफ से इशारे का मुंतज़िर होंगे। तो अगर ऐसे लोग जो हैं फिर भी अगर वो जाते हैं तो मैं समझता हूँ फिर मतलब भी एक इशारा तो आप गुज़श्ता प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जिनके निशानात एक जैसे हैं, कुछ हल्कों के आपने नॉमिनेटेड इशारे भी वाज़ेह तौर पे कर दिए। उनको अभी शक की निगाह से देखा जा रहा है। पार्टी अब अगर आम आदमी के पास हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो पार्टी के पास भी होनी चाहिए, तो उन्होंने भी इस हवाले से कोई लाएअमल इख्तियार किया होगा, वो प्लान मौजूद होगा। देखिए आज भी रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनकी जानब से यही अभी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि जो हमारे उम्मीदवार हैं जो हमारे हमायत याफ्ता हैं वो अपनी वफादारियाँ तब्दील नहीं करेंगे, वो किसी हार्स ट्रेडिंग का शिकार नहीं होंगे, वो जो है नोटों की जो बोरियां हैं वो उनको उनकी तरफ जो है राग़िब नहीं होंगे। दूसरी जानब एक और चीज़ भी जो है शेख रशीद साहब ने जो बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया अपने हलके के अंदर जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के हवाले से, उन्होंने कहा कि इतने करोड़ रुपए जो है 3 करोड़ रुपए टिकट के लिए उन्होंने दिए हैं। तो उसके हवाले से काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल आया है PTI की जानब से। एक तरफ तो बानी चेयरमैन ने कहा कि मुझे खबरें मिल रही हैं कि वो जो है कंबल से बाहर नहीं निकल रहे, और दूसरी जानब जो है रऊफ़ हसन साहब ये कहते हैं कि शेख रशीद को PTI में शामिल करना या उनको PTI का टिकट देना या सीट एडजस्टमेंट उनके साथ करना वो बहुत गलत फ़ैसला था। तो अब ये जो चीज़ें हैं, पहले वही शेख रशीद जो है वो PTI के डिफेंडर होते थे और बानी चेयरमैन जो है वो शेख रशीद और उनके दरमियान जिस तरीके से कुर्बतें थी वो भी सबके सामने हो रही। लेकिन आज आप देखें कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, एक तरफ बानी चेयरमैन PTI उनको तंज जो है उनका निशाना बना रहे हैं और उनकी पार्टी की जानब से, और दूसरी जानब वो जो है PTI को जो है वो हदफ तनकीद जो है वो बना रहे हैं। तो मामला जिस तरह मैंने बताया है कि अगर आज़ाद लोग बड़ी तादाद में आ जाएंगे तो ये बेसिकली ख़तरे की घंटी होगी नून लीग या पीपल्स पार्टी या जो पार्टियाँ दावा करती हैं कि वो बड़ी पार्टियाँ हैं PTI के बाद, और वो अगर कंट्रोल्ड एक हुकूमत होगी जो कि फिर आज़ाद इन लोगों के रहम करम पर होगी, तो वो मुझे नहीं लगता कि फिर वो 5 साल मुद्दत पूरी कर पाएगी। और दूसरी बात ये है कि वो अपना एजेंडा या मंशूर किस तरह पाया तकमील तक पहुँचाएगी जो कि मुख्तलिफ जमातों की सोच और मुख्तलिफ लोग जो हैं उनकी अगर ब्लैकमेलिंग का भी वो शिकार होगी। क्योंकि अभी 16 माह की हुकूमत में नून लीग की क़यादत यही दावा करती है कि हम इसलिए डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि मुख्तलिफ जमातें थी, उनके मुतालबात थे, उनके अपने मंशूर थे, अपने उनके एजेंडा थे, इसलिए हम चीज़ें जो हैं वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। तो अगर यही सिलसिला आगे भी कंटिन्यू करेगा तो फिर इनके पास कोई अब एक्सक्यूज़ तो नहीं रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ये इस जमहूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी और आइंदा आने वाले जो वक्तों के साथ जो है ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खुशआइंद बात नहीं होगी। तो लेकिन कल साहब नजम सेठी साहब की जो गुफ्तगू होती है उसके अंदर बड़े बड़े इंकशाफात हमने माजी में भी देखे हैं। तो अब उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इक्का दुक्का हमलों से इलेक्शन मुलतवी नहीं होने, अगर इलेक्शन मुलतवी होने हैं तो कोई बड़ा हमला किसी बड़े सियासी लीडर पर हमला हुआ
तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। नजम सेठी साहब ये क्या इशारा कर रहे हैं, क्या बताने देखिए, की अल्लाह कोशिश इस कर मुल्क रहे हैं? पर रहम करे और हमें जो है इस मुल्क के लिए इस तमाम जो सियासी जमातें हैं, देखिए लोग जितनी भी जमातें हैं उनके मुख्तलिफ और फॉलोअर्स होते अडेला हैं। जेल पर बम का भी एक खदशा जाहिर किया गया। उनके फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर हैं और सब लीडर्स जो हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं और उनके साथ एक बड़ी तादाद लोगों की जुड़ी हुई है। तो किसी के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि इस तरह की हमें जो है क्या सराइयों से अवॉइड करना चाहिए, नंबर एक। और दूसरी बात जो अडयाला जेल के वाले से आपको पता है, पहले भी एक थ्रेट अलर्ट जो है सामने आया जिसके अंदर बताया गया कि अफगानिस्तान से कॉल आई है जेल हुकाम को और उसमें 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि आप जेल के ऊपर हमला करेंगे। और उसके बाद ये भी कहा गया कुछ ख़तरनाक जो दहशतगर्द हैं वो भी उस जेल के अंदर हैं। फिर ये भी खबरें आई कि बानी चेयरमैन पीटीआई को शायद कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए या चौधरी परवेज़ लाई को तो या शाहमूद कुरैशी को। तो ये मुख्तलिफ खबरें आई हैं, इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है पहले भी जेलों पर हमले होते रहे हैं, पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं। अब ये हमारे इदारे जो हैं उनको इस चीज़ को इंश्योर करना है, यकीनी बनाएंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि जब कस्टडी में या जेल में कोई भी मुलज़म या मुजरम होता है तो उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी तो फिर जेल हुकाम या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनके ज़िम्मे होती है। और जो बात सेठी साहब ने की है उनके पास अब क्या इस चीज़ की बुनियाद है, क्योंकि ये बात ओवरऑल तो एक थ्रेट अलर्ट्स भी आपको पता है जारी हो रहे हैं मुख्तलिफ, जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गालबन 13 के पता नहीं कितने लोगों की लिस्ट जारी हुई है कि उनके ऊपर हमलों का खदशा है। इसी तरीके से जो दीगर पार्टियों के रहनुमा हैं उनके ऊपर भी थ्रेट अलर्ट्स जो है माजी के अंदर जारी होते रहे हमलों के हवाले से कि उनको खतरात हैं और उनको टारगेट किया जा सकता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं पहले ही एक ऐसी सूरत हाल है कि जो कि यानी बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है, कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और इस तरह का अगर अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो फिर वो उस मामले को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी तो यही है कि कानून नाफज करने वाले इदारे, हमारे इंटेलिजेंस इदारे यकीनी तौर पर लेकिन उनके पास खबर सामने आई है कि बैलेट पेपर्स की छपाई का मुकम्मल कर लिया गया है और 26 करोड़ बैलेट पेपर की छपाई हुई है। देखिए, बैलेट पेपर हमेशा जो है ना वो ज़्यादा ही छपवाए जाते हैं क्योंकि वोटर की तादाद तो गालबन 15 करोड़ से भी कम होगी, गालबन 12-13 करोड़ होगी। लेकिन वो इसलिए ज़्यादा छपवाए जाते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जो बैलेट पेपर हैं वो ज़्यादा ही हमेशा भिजवाए जाते हैं और कुछ बैलेट पेपर बाज़ दफ़ा ज़ाया भी हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब आप नई कापी शुरू करते हैं, जस्ट लाइक कि अगर एक 100 की कापी है तो अगर वहाँ पे 1010 वोटर भी हैं तो आपको पता है कि जो फिर 100 यानी कि जो कापी है तो 10 कापियों के बजाय वहाँ पे 11 कापियाँ लगेगी, यानी 90 जो बैलेट पेपर है वो ज़ाया हो जाएंगे ना। तो अगर इस तरह की चीज़, दूसरी बात ये होती है कि ये मेरा ख्याल है कि पहले भी यही होता है हमेशा कि वो ज़्यादा ही जो है बैलेट पेपर जो है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। देखिए, अभी तक बाज़ाब्ता तो इसका फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि इंतखाबात के अंदर ख़ास तौर पर कुछ लोग चूँकि फिर वो तस्वीर बना के अपने उम्मीदवारों को या अपने सपोर्टर को या पोलिंग एजेंट को दिखाते हैं, तो इसलिए पहले भी जहाँ वहाँ पे जाके आपने अपने इंतखाबी निशान के ऊपर मोहर लगानी होती है तो वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं होता। तो ये तो पहले भी चीज़ें जो है ना पहले इंतखाबात के अंदर भी देखने में आई हैं। और भी इस तरह के कैमरे के हवाले से भी आ रहा है कि कैमरे जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर नस्ब किए जाएंगे, पहले वो भी किए जाते रहे। और जिस तरह ओवरऑल जो जितने पोलिंग स्टेशन है उसमें हाफ के करीब जो है वो इसास और इताई असास उनको करार दिया गया। फिर उसके साथ साथ जो सिंध के अंदर जिस तरह वो बता रहे थे आज वज़ीर इत्तलात के 3 जो है यानी लेयर्स के अंदर जो सिक्योरिटी होगी, पहले जो डिफेंस लाइन हो पुलिस होगी, दूसरी के तौर पर रेंजर और तीसरी डिफेंस लाइन के तौर पर पाक फौज जो है उसके जो जवान है वो तैनात होंगे। तो इसी तरीके से गालबन पाकिस्तान के अंदर बाकी सूबों में भी यही सूरत हाल होगी और पाक फ़ौज की जितनी मतलूबा नफरी है वो भी वहाँ पे मौजूद होगी। इसके साथ साथ कराची में, सिंध में ख़ास तौर पर सिंध पुलिस के साथ रेंजर भी मौजूद होगी। और इस तरह पंजाब के अंदर जो है चूँकि रेंजर्स इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है और उसको उस तरह के इख्तियारात भी नहीं, जिस तरह रेंजर को बकायदा सिंध में तो बहुत ज़्यादा पुलिस के इख्तियारात मौजूद हैं, तो यहाँ पे पंजाब रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात नहीं है और तादाद भी उनकी इतनी ज़्यादा उसी वजह से नहीं है। तो इस तरह खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पे भी दीगर जो FCB होगी
हम्म। और बलूचिस्तान में भी एफसी और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे मौजूद होंगी। लेकिन कल साहब पिछले जो जितनी देर 15 से 20 महीने हो चुके हैं, हम देखते रहे हैं कि वोटर के वोट से बड़ा डर देखा हमने, बड़ा प्रेशर है, खासकर मुस्लिम लीग नून भागती नजर आई है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं तहरीक इंसाफ एक फितना है, जमात नहीं है, इसको हर सूरत रोकेंगे। मौलाना फजल रहमान की बड़ी नफरत दिखाई देती, इससे पहले भी हमने देखा बानी चेयरमैन के लिए। देखिए ये तो इसमें तो फिर कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट वाली वो बात भी है, और दूसरी बात ये है कि जो बात वो बार बार करते हैं कि वो मुकाफात अमल का शिकार है। और उससे पहले आप देखें कि जो आपने नफरत की अगर बात मौलाना साहब की जानब से की है, तो बानी चेयरमैन पीटीआई भी कोई जलसा ऐसा नहीं होता था जिसमें वो इनके बारे में जिस तरीके से वो उनके नाम बिगाड़ के या जिस तरीके से उनके बारे में वो इजहार ख्याल करते हैं, तो यकीनी तौर पर जब आप बात करेंगे तो वो भी फिर उसी हिसाब से आगे जवाब आएगा। और ये बात मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर नहीं होनी चाहिए। यही बात जो है इंतहा पसंदी को जन्म देती है, यही बात जो है नफ़रत और तकसीम को जन्म देती है। और उसका नतीजा आप देख लें कि इंतखाबी कैंपेन के अंदर जिस तरह के मुख्तलिफ इंतखाबी दफातर पर हमले होने, मुख्तलिफ उम्मीदवारों पर हमले होने, और जिस तरीके से उनके ऊपर जो है कहीं जूता फेंका जा रहा है और कहीं किसी के दफ्तर पर हमला किया जा रहा है और कहीं किसी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो ये बेसिकली उसी चीज़ का नतीजा है कि जब आपकी ऊपर वाली लीडरशिप जो है जो एक दूसरी पार्टी के बारे में एक नफ़रत की एक फ़िज़ा कायम करेगी और उसको परवान चढ़ाएगी, तो यकीनी तौर पर उसका जो असर है वो नीचे भी कारकुनों और वोटर सपोर्टर में भी आएगा। तो ये बात तो मैं नहीं समझता कि खुश आइंदा है। बाकी फजल रहमान साहब जो है उनका अभी कोई समझ नहीं आ रही, उनको को परेशान बहुत ज़्यादा है कि ना तो ईवान सदर में उनको कोई जाने की यकीनदानी करार है, और ना ही उनको जो है खैबर पख्तूनख्वा में कोई अच्छी खासी सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। तो इसलिए तो वो एक अजीब सी सूरत हाल का शिकार हैं। कभी वो पहले मौसम का बहाना बनाकर उन्होंने इंतखाबात को मौखर करने की बात की, फिर उन्होंने कहा कि हमें जो है कंपेन नहीं करने दी जा रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है। फिर उसके बाद हाफिज़ अब्दुल्ला सामने आया कि हम पम्फलेट फेंके जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग तक जो करने वाले या होस्ट जो करना मेज़बान है उनको डराया जाता है, तो हमारे लोग जो हैं शाम के बाद कंपेन नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत सारे हीले बहाने तो बनाए गए, लेकिन उनकी कोई दाल गलती नज़र नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल एक उनका अपना एक तर्ज अमल है, और जिस तरीके से वो भी आगे से जवाबी हमले करते हैं, तो बावजूद कि वो एक दीनी और मजहबी लीडर भी हैं और एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं और जिस तरीके से तंज़ो मज़ाह और जिस तरीके से रकीक हमले वो भी करते हैं, तो उनसे भी हालांकि किसी मजहबी रहनुमा से इस तरह की गुफ्तगू जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। कल साहब जो शंदाना गुलदार साहबा की गुफ्तगू है, वो कहती हैं कि मुझे कहा गया कि आप पार्टी छोड़ दें, बिलावल या मरीम के साथ ज्वाइन कर लें, और बानी चेयरमैन जो है उनसे कोई 7 शख्सियात खफा भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनकार कर दिया। तो ये क्या मामलात हैं? इन बयानात की सदाकत भी है या फिर सिर्फ महज जिस तरह से शेर वजीर साहब ने इल्ज़ाम लगा देखिए दिया मुझे कि लग रहा है तशद्दुद का कि जो निशाना आज बनाया उनका गया? ये एक बयान के अलावा एक और भी बात आई है उनसे मनसूब बात, वो ये है कि जो बानी चेयरमैन पीटी हैं वो यानी जो उनको बात पहले बता दे वो उसकी बात पे जो है अहमियत देते हैं, और वो हर एक के भरोसा कर लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी खामी है। तो अब ये इस तरह की बातें तो फैसल वाडा साहब भी करते थे, और उसके बाद आपने देखा कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया या वो पार्टी से अलहदा हो गए। तो अगर इस तरह की वो बातें कर रही हैं तो फिर लगता ये है कि मे बी वो कहीं स्विच कर सकती हैं। अगर राबतों की बात भी आ रही है और इस तरह के उनसे बयानात भी आ रहे हैं कि अपने ही बानी चेयरमैन पीटीआई की खामियों का अब उन्होंने उसको इजहार करना शुरू कर दिया है, कि उनके गिनवाना शुरू कर दी हैं, तो इससे कोई लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है कोई राबते वाकई उसके अंदर हकीकत है। और दूसरी जानब आप देखें कि बुशरा जो बीबी हैं उन्होंने एक और बात भी की मीडिया से इंटरेक्शन में, कि मुझसे कई लोग जो है राबतों के लिए जो है भेजे गए, उन्होंने यानी मुज़ाकरात के लिए। तो बार उन्होंने कहा जी मैंने सबको कह दिया, और अभी भी मेरा यही है कि जिसने बात करनी है वो इमरान जो बयानी चेयरमैन पीटीआई उनसे बात करें। मैंने तो सबको वो रास्ता दिखाया है। तो फिर दूसरी बात जिस तरह उन्होंने बताया कि उन्होंने ये भी बात कर दी है कि कल साहब आप भी बानी चेयरमैन को बड़ी देर से जानते हैं, आप काफ़ी उनके करीब ही रहे हैं, बड़े केसेस में वो आपके आगे पीछे नज़र आते रहे। आप कहाँ तक समझते हैं कि बानी चेयरमैन डील कर सकेंगे? देखिए मैं नहीं समझता कि उनके खून में ये शामिल नहीं है, और इंसान की जो फितरत होती है, आप मुझे बताएं कि कितने ही पाकिस्तान के जो साबिक वज़रा आज़म की बात कर लें, वज़रा आला की बात कर लें, और उम्र भी उनकी कोई इतनी कम नहीं है,
और उसके बावजूद इनसे कम उम्र वाले जो साबिक वज़ीर आज़म या उस वक्त जो जिनकी उस वक्त कम इनसे उम्र भी थी, साबिक वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की, तो जब जेलों में वो जाते थे तो उनके मुख्तलिफ बीमारियों के बहाने बना लेते थे। अभी 93 की बात अगर कर ले तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ ने कहा था कि मेरी कमर को जो है बैकबोन प्रॉब्लम है। जब इनको पकड़ा गया, इनके वालिद भी उस वक्त इवन के पकड़े गए, तो उस वक्त से लेकर आप लगे, उस वक्त तो वो कहते हैं आतिश जवान था, तो उस वक्त अब जितने भी ये साबिक वज़ीर आला या वज़ीर आज़म है, उन्होंने हमेशा दरखास्तें दी, अस्पताल में दाखिल हुए, बीमारियों के बहाने बनाए। मुझे आप बता दें कि बानी चेयरमैन पीटीआई की जानब से कोई ऐसी दरखास्त आपको मसूल हुई जिसमें उन्होंने कहा हो कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया जाए या मैं बहुत बीमार हूँ, मैं जेल में नहीं रह सकता, इस तरह की चीज़ें और रिपोर्टें वगैरह सामने आई हूँ? तो मुझे नहीं लगता कि उनको जो है कोई ये समझेगा कि वो बैरून मुल्क डील करके चले जाएंगे या वो सरेंडर करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी की जानब से, उनके वकला की जानब से भी आया कि इससे ज़्यादा सख्त भी अगर उनको सजाएं दी गई तो फिर भी वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और वो कोई डील नहीं करेंगे और ना ही वो डील लेंगे ना डील करेंगे। तो जो केसेस हैं उनका वो कहते हैं हम अपना दिफा करेंगे, और आज भी उनकी जानब से जो चीज़ें आई हैं सामने, जो जब प्रोसीडिंग के दौरान, लेकिन खल साहब ये तो तरीके इंसाफ अपना मुहाज जो है वो गर्म किए हुए है, उस पर लड़ रही है। दूसरी जानिब हम बात कर रहे हैं थोड़ा पीपल्स पार्टी की, वो सिंध का महाज छोड़ के पंजाब के महाज पर मोर्चे संभाले हुए है, तो ये ना हो कि पंजाब को फतह करते करते सिंध भी खो बैठे। नहीं, अभी वो वापस चले गए, उनको मेरे ख्याल इस चीज़ का अदराक हो गया है कि जो बजाय कि अपनी वो कहते हैं कि जो बैठी हुई हैं उनको छोड़कर उड़तियों के पीछे भागने वाली बात है, तो वो तो उनको मेरा ख्याल इस चीज़ का एहसास है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो हिस्सा अपना पंजाब से ज़रूर लेंगे। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर सीटें उनकी सिंध से ही हैं और इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बहरहाल अच्छी कैंपेन वो भी चला रहे हैं, अपना जो भी सर तोड़ जो है कोशिशें कर रहे हैं, और इस तरह नून लीग जो है वो भी आपने देखा कि पहले ये आ रहा था कि वो टिकटें नहीं फाइनल कर रहे थे, फिर ये था कि कैंपेन चला नहीं रहे, लेकिन उसके बाद जो ही नवाज शरीफ साहब, मरीम साहब या शहबाज शरीफ साहब मैदान में निकले हैं, उसके बाद मुसलसल जो है जलसे हो रहे हैं और जगह जगह वो पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि उनको भी इस चीज़ का पता है कि मामला इतना आसान नहीं है। किरदार तक पहुंचने के लिए, ईवानों तक पहुंचने के लिए, जो ये कह रहे थे कि वो 2 ता अक्सरियत और सादा अक्सरियत और 100 और 125 सीटें सिर्फ पंजाब से हम ले लेंगे, तो मामला इतना आसान नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरीके से वो भाग दौड़ कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि उनको भी अंदाज़ा है कि अवाम जो है वो बिफरे पड़े हुए हैं और 16 माह की जो कारकर्दगी है उसको भी जो है अवाम जो है ज़रूर कंसिडर करेंगे। जो अगर आप 30 साल की कारकर्दगी या 3.5 साल की एक पार्टी की कारकर्दगी के मुआवजा आप करने की बजाय आप 3.5 साल की सिर्फ उसकी नाकामियाँ जो हैं उनको गिनवा के और अपनी 16 माह की जो नाकामियाँ उनको छुपा के आप कहें कि अवाम को आप बेवकूफ़ बना लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अवाम अब बाशऊर है, वो सारी चीज़ें समझते हैं और वो कौन किधर से बोल रहा है और किसने क्या माजी में किया, किसने क्या वादा किया और कौलो फेल में किसके तजाद है और कौन मुखलस है पाकिस्तान से, कौन अवाम से और कौन जो है यानी वो अवाम के लिए। मतलब ये तो 8 फरवरी की डेट जो है वो फैसला कर देगी कौन पाकिस्तान के साथ मुखलिस है कौन नहीं है। ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुहाज पर लड़ रही है। पीपल्स पार्टी को इदराक हो गया है कि जो उसने पंजाब को फतह करने की कोशिश करनी है, उससे बेहतर है कि सिंध का जो महाज जहाँ पर वो उनके कदम जमाए बैठे हैं उसको जाके संभालें। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो है वो वादे वईद, बड़े बड़े ख्वाब, सुहाने, भरी भरी बोरियाँ उठा के जलसे गाँव में पहुँचे और लुटा रहे हैं उन बोरियों को। लेकिन देखते हैं क्या इसमें कामयाब हो जाएंगे और क्या 8 फरवरी अवाम उन पर ये एतमाद करते हुए उनको वोट कास्ट करेगी। क्या वोट को इसे दे पाएंगे, इसका फैसला 8 फरवरी की डेट करेगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान समाज जायद असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।